नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। कहा कि क्वालिटी सर्विसेज पर भारत का जोर है और दुनिया को जोड़ना भारत का मिशन। भारत के चुनाव आयोग द्वारा आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे करेगा प्रेस वार्ता। बहराइच के पीड़ित परिवार से सीएम योगी ने की मुलाकात। बहराइच बवाल के पीड़ित परिजन महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ राजधानी लखनऊ में सीएम से मुलाकात के लिए पहुंचे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ में दुराचार और हत्या के मामले में छात्रा को न्याय में देरी को लेकर लखनऊ में पीजीआई डॉक्टरों ने फिर से शुरू किया धरना प्रदर्शन। और भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश को दिया बड़ा तोहफा। 50 साल पुरानी मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की मांग हुई पूरी। मुंबई से गाजियाबाद अमरोहा होते हुए मुरादाबाद जंक्शन पहुंचने पर जनपदवासियों ने जताई खुशी। और अब समाचार देख लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत में 950 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता हैं। उन्होंने कहा कि क्वालिटी सर्विसेज पर भारत का जोर है और दुनिया को जोड़ना भारत का मिशन है। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड मानकीकरण यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन ग्लोबल गुड का भी माध्यम बनेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पीएम ने दिल्ली के भारत में विश्व दूरसंचार मानकीकरण यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन भी किया। यह पहली बार है कि यह आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा उद्योगपति, टेक एक्सपर्ट और आईटीओ WTSA के स्टेक होल्डर्स हिस्सा ले रहे हैं। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ओएनडीसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ओएनडीसी से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है।
बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के विवाद के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवारजन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए राजधानी लखनऊ पहुंचे। बहराइच हिंसा के पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ महसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले मीडिया से बातचीत में मृतक युवक के परिजनों ने न्याय की मांग की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विकास सिंह जी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात मृतक के परिजनों के साथ हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ मांग की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जिन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उनके पिता थे, उनकी माता थी, उनकी पत्नी थी, पूरे परिवार ने मुलाकात की और अपना दर्द बताया। निश्चित रूप से उस समय जब पीड़ित परिवार के आंसू छलक रहे थे, उनके दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता है किस प्रकार से उनके घर का वो युवक अब इस दुनिया में नहीं रहा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा आश्वासन दिया है पीड़ित परिवार को कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। जो भी लोग इस घटना के दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे बात कही है। इसके साथ साथ पीड़ित परिजन को सहायता देने की भी बात कही गई है। इस अवसर पर क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी, इसके बाद बहराइच पूरी तरीके से दहल उठा था, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और उसके बाद स्थिति को नियंत्रण किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे, इसके बाद संभवतः अब जो वहां पर आला अधिकारी मौजूद हैं अभी, वो जब लौट के आएंगे तो निश्चित रूप से अभी पुलिस पर या वहां पर जो अधिकारी हैं उन पर भी कुछ और कार्रवाई संभव हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। कुछ अधिकारियों पर अभी गाज भी गिरेगी और इस पूरे घटनाक्रम में लगातार पुलिस की धरपकड़ जारी है। जैसा कि सूचना मिल रही है कि कुछ लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट भी किया है इस मामले में, क्योंकि 30 लोग कल तक ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, अरेस्ट किए जा चुके थे। उसके आगे की कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी है। और जब पीड़ित परिजनों से सीएम योगी ने मुलाकात की तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वो निश्चिंत रहें। इस घटना में जो भी दोषी हैं, जो भी उसके हत्यारे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार काम करेगी। उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। जी विकास जी, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं उनको वहां पर भेजा जा रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर अभी बहराइच में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ? आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ जारी है। जैसा कि मैंने बताया कि 30 लोगों को कल तक गिरफ्तार किया जा चुका था, आज भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी पूरी सूची पुलिस विभाग के द्वारा जारी की जाएगी। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं आज। और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी निशानदेही पे और लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने अलग से टीमें बना रखी हैं लोगों की गिरफ्तारी के लिए, इस जघन्य घटना के लिए। इस घटना में शांतिपूर्वक जिस तरीके से दुर्गा विसर्जन का काम चल रहा था, उन पर पथराव किया गया, फिर गोली चलाई गई, ये बिल्कुल एक बड़ी घटना है। इसके बाद उस पूरे क्षेत्र में तनाव जिस तरीके से फैला, जिस तरीके से आक्रोश दिखा, पुलिस को भी वहां पर मामला शांत करने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत उठानी पड़ी थी। पुलिस के आला अधिकारी इवन की एडीजी एलओ अमिताभ यश भी पिस्टल लेकर सड़क पर कल नजर आए थे। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहाँ हालात कितने बिगड़ चुके थे, वहाँ तनाव कितना ज्यादा फैल चुका था। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल एजेंसी और एक अस्पताल तक में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई थी, जगह जगह आगजनी की घटनाएं हुई थी। लेकिन जब आला अधिकारी वहां पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, तो पूरी स्थिति पर नियंत्रण किया गया, लोगों को समझाया गया और वहां पर तकरीबन 12 कंपनी पीएससी की मौजूद की गई है, 2 सीआरपीएफ और एक रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर मौजूद कर दी गई थी। वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया। वहां पर इंटरनेट सेवाओं को 16 तारीख तक के लिए रोक लगा दी गई है कि ऐसे मामले में कोई अफवाह न फैलाए, किसी भी तरीके की कोई अफवाह बड़ी घटना बन सकती है। इसलिए फिलहाल वहां पर इंटरनेट सेवाओं को भी इसलिए रोक दिया गया था 16 तारीख तक के लिए, अगले 48 घंटों तक के लिए। और जो लोगों ने इसमें जो भी पोस्टिंग की होंगी उन सब पर भी कार्रवाई संभव है, उन सब पर नजर पुलिस रख रही है, उन सब खंगाल रही है सारे
वीडियो सोशल मीडिया के वीडियो को खंगाल रही है। उस समय जो वीडियो बने थे उनको भी खंगाल रही है। उन्हीं के हिसाब से पुलिस अपनी कार्रवाई तय कर रही है और खासतौर से जो लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, पुलिस उनसे बातचीत के आधार पर अपनी अगली कार्रवाई कर रही है और लोगों को अपने गिरफ्त में धीरे धीरे लेती जा रही है। जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति फिलहाल सामान्य हो रही है। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दी है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है। बहराइच के ताज़ा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। देखिए रिपोर्ट। जहां 2 दिन से दुर्गा पूजा विसर्जन के बाद से बवाल हो रहा है। ये हीरो की एजेंसी है। ये गाड़ियां नई थी, बिकने के लिए आई थी। हो सकता है कि नवरात्र के बाद लोगों को रहता है कि अधिक व्यवसाय होगा, इसलिए गाड़ियां ज्यादा एकत्र की गई हों। गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पूरा जो हीरो का शोरूम है वो जला दिया गया है। कांच टूट गए हैं, ऊपर का सारा जल गया है। तो ये हालात बताने के लिए काफी हैं कि परिस्थितियां क्या रही होंगी, किस तरह प्रशासन ने इसको टैकल किया है, कैसे लोगों को समझाया गया होगा। तो ये विपरीत परिस्थितियां हैं जो दुर्गा पूजा विसर्जन की प्रतिमा विसर्जन से शुरू हुआ और हालात यहां तक हो गए हैं। वहीं बहराइच में हुए सांप्रदायिक बवाल को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मथुरा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और देवरिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। के लिए विदेशी ताकतें और उनके ऐसे बहुत से एजेंट हमारे देश में हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन योगी जी की कानून व्यवस्था को केवल देश नहीं पूरा विश्व मानता है। यहाँ किसी भी अपराधी को संरक्षण देने की नीयत नहीं होती, यहाँ उसको पूरा दंड देने की नीयत होती है। 7 साल में जिस उत्तर प्रदेश में 365 दिन लगातार साल भर कर्फ्यू रहा करते थे, 7 साल में अभी आज तक कोई कर्फ्यू नहीं लगा। इसलिए जो दोषी हैं उनको पूरी तरह से दंड दिया जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। हमारी सरकार आप देखते हैं कोई भी घटनाएं होती है त्वरित उस पर कार्रवाई होती है। इस पर भी इसकी जांच चल रही है, जो भी होगी सख्त कार्रवाई। समाचारों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का समाचारों में स्वागत है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता करेगा। समाचारों में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खाई जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ। गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ हुए दुराचार और हत्या के मामले में छात्रा को न्याय में देरी को लेकर राजधानी लखनऊ में एसजीपीजीआई के डॉक्टरों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता को अब तक न्याय ना मिला, जो कि घोर निराशाजनक है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे डॉक्टर अजीत कुमार झा ने कहा कि न्याय प्रक्रिया को तेज किया जाए। वहीं डॉक्टर संप्रति ने कहा कि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। हमारी डॉक्टर मित्र थी अभया आरजी कर में, और जो ये घिनौना कृत्य हुआ है इसको 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और अब तक जो हमारी न्याय के मांग थी वो
उस समय से अभी तक उसी जगह पर है और जो न्याय है अब तक मिली नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि जो न्याय का कार्यक्रम है, जो कार्रवाई है, वो जल्द से जल्द उसको क्रियान्वित किया जाए। 2 महीने हो गए हैं इस घिनौने कृत्य को, लेकिन और हम डॉक्टर्स फिर से अपने काम पर रूटीनली जा चुके थे इस उम्मीद में कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन चूंकि आज 2 महीने हो गए हैं, हमारे बंगाल में जो डॉक्टर्स हैं 10 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे है, उसमें से 4 को भर्ती भी करना पड़ा क्योंकि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। क्या हमारा ये न्याय है कि हम एक महिला डॉक्टर जो अपने रेजिडेंसी के काम पे नाइट ड्यूटी पे थी, उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य होता है और 2 महीने हो गए हैं, हमें अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। हम आज वापस विवश होकर वापस हमें स्ट्राइक चालू करनी पड़ रही है क्योंकि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह समेत 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। योगेश वर्मा ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ 37 विधायक भी थे। विधायक ने आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने विधायक को कार्रवाई का भरोसा दिया। थोड़ी देर बाद भाजपा ने विधायक के साथ मारपीट करने वाले 4 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन सभी पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 94 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 187 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में प्रदान की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल ने छात्रों से कहा कि छात्र तकनीक का प्रयोग अपने विकास के लिए करें, तकनीक पर निर्भर ना हो। उन्होंने कहा कि इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों को आकर्षित किया है। NRI में आप 125 के आसपास हो, मैं चाहती हूँ 100 के अंदर आई के भीतर हो। 100 के अंदर इसका फायदा कितना हुआ? काम तो आप लोगों ने किया। 70 स्टूडेंट्स विदेश से आए, ये प्रतिभा है आपके भीतर। क्यों आएंगे इधर पढ़ने के लिए? जो हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग नहीं लाएंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो विदेशी स्टूडेंट इधर क्यों आएंगे? लेकिन ये बदलाव जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से आया है, इसके लिए ये विदेशी विद्यार्थी हमारे यूनिवर्सिटी में आते हैं और पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। समाचारों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कहियन। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते बुलंदशहर पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा कि हत्या करना गंभीर अपराध है। कानून व्यवस्था के जिम्मेदार घटना को गंभीरता से लें, ये उनकी जिम्मेदारी है। वहीं पूर्व वक्फ मिनिस्टर रह चुके केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ मिनिस्ट्री चंद माह मेरे पास रही है। देखा गया है कि 1-2 वक्फ ही ऐसे होंगे जिनमें अंदरूनी मुकदमेबाजी ना हो, आपसी खींचतानी ना हो, भद्दे भद्दे आरोप एक दूसरे पर ना लगा रहे हों। उन्होंने वक्फ में बदलाव की जरूरत का भी इशारा किया। वक्फ की मिनिस्ट्री मेरे पास रही है कुछ दिन। एक आधिक वक्फ मुश्किल से मिलेगा जिसमें मुकदमेबाजी ना हो, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ भद्दे से भद्दे आरोप न लगते हों,
तो अगर आप ऐसे ही चलाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सुधार तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि सुधार की जरूरत। मुझे नहीं मालूम इस बारे में ज्यादा, मैंने कोई इसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन चंद महीने मेरे पास ये मिनिस्ट्री रही। जनपद बलरामपुर के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र जरवा कोतवाली अंतर्गत कई गांव में आतंक का पर्याय बने तेंदुओं को वन विभाग द्वारा पिंजरे में कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग के वन क्षेत्र तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम हलोरा कुडोहा सहित दर्जनों गांव में तेंदुआ का दहशत बीते 3 महीने से बना हुआ था। कई मवेशियों एवं आदमियों तथा बच्चों पर तेंदुआ हमला कर चुका था। वन विभाग द्वारा इसे पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था। कड़ी मशक्कत के बाद बीती रात तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। तेंदुआ को जनकपुर रेंज कार्यालय पर लाकर रखा गया है। वन कर्मियों ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ मादा है, जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष होगी। तेंदुआ लोगों की भीड़ देखकर आक्रामक हो गया था, जिससे पिंजरे में अपना सिर व पंजा मार के खुद को घायल कर लिया है। अभी उसका इलाज रेंज कार्यालय पर ही चलेगा। तेंदुआ के स्वस्थ हो जाने तथा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3-4 महीने से जो है तेंदुए का बड़ा आतंक था हमारे गांव में जी। आए दिन जो है बकरियों के शिकार और जान माल का हमेशा खतरा रहा करता था तेंदुए से जी। और ये पिछले 3 महीने से प्रयास करने के बाद में जो है हमारे पिताश्री मोहम्मद रफीक अहमद साहब ने कोशिश और गांव के कई लोगों ने कोशिश किया, हमारे गांव के जो है प्रधान ने कोशिश किया और यहाँ के विधायक जी ने कोशिश किया। उनके प्रयास ही पिंजरा रखा गया और रेंजर साहब का बड़ा ही योगदान रहा। इस तेंदुए को जो है अपने कब्जे में लिया गया। हमारे तेंदुआ जो है 4 महीना से आतंक मचा हुआ था, बहुत बकरी खाता था घर में से निकाल करके, और हम लोगों ने ऑर्डर कराया, हिसाब से एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने ऑर्डर किया, पिंजरा आ गया। 1 महीना से हम संघर्ष करते हैं, सुबह डाल निकालना, शाम को डालना, जिन्हें बकरी चराना, उसको यही करते थे 1 महीना जी। और वो सफलता आज प्राप्त हुआ, पिंजरे में हमारे वहाँ तेंदुआ फंस गया। वहीं प्रयागराज का ऐतिहासिक भरत मिलाप सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया है। कलाकारों ने भजन कीर्तन गाकर दर्शकों का मन मोह लिया है। इस ऐतिहासिक भरत मिलाप कार्यक्रम में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और सीता जी का हाथी पर सवार होकर आगमन होता है। भगवान श्री राम जी के मंच पर आते ही चारों तरफ जय सिया राम, जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की। इस ऐतिहासिक भरत मिलाप कार्यक्रम में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत तीनों भाइयों के आपस में गले मिलते ही दर्शकों की आंखें नम हो गई। अयोध्या में रामलला जी का मंदिर जो हमारी आस्था के केंद्र है, वो टेंट में थे। उनका दिव्य भव्य मंदिर बना, इसमें आप सबका सहयोग है, आप में से एक का सहयोग है, आप में से प्रत्येक का सहयोग है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी और डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या में श्री राम लला जी को विराजमान करने का काम किया। भगवान जी का बहुत भव्य और दिव्य मंदिर बना। दिवाली से पहले जनपद मुरादाबाद को भारतीय रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने मुरादाबाद वासियों की 50 साल पुरानी मुरादाबाद से मुंबई की सीधी ट्रेन की मांग को पूरा कर दिया है। रेलवे के द्वारा मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से लालकुआं के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का जल्द संचालन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेन को इनॉग्रल रन ट्रेन चलाई गई है, जो मुंबई से शुरू होकर सूरत, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, कोटा, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, अमरोहा होते हुए मुरादाबाद जंक्शन पर रात 10 बजे पहुंची, जहां मुरादाबाद के लोगों ने ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुरादाबाद के लोगों ने खुशी जाहिर की। पहला इनॉग्रल रन हुआ है। बांद्रा टर्मिनस से लालकुआं के लिए एक गाड़ी चलाई गई है। इनॉग्रल रन हो रहा है। अभी बहुत जल्दी ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। ये एक साप्ताहिक गाड़ी होगी जो बांद्रा से लालकुआं के बीच में चलेगी। इसमें मुरादाबाद को भी स्टॉपेज प्रदान किया गया है, तो एक तरह से यह पहली गाड़ी होगी जो मुरादाबाद से डायरेक्टली बॉम्बे क्षेत्र के कनेक्टिविटी के साधन सारे यात्रियों को देगी। ट्रेन के चलने से हम बहुत बहुत खुश हैं। दिवाली से पहले जो इतना बड़ा तोहफा हमें मोदी सरकार द्वारा दिया गया उससे हम बहुत खुश हैं। जो कि हमें इतनी परेशानी होती थी, यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था,
दिल्ली से फिर हमें मुंबई के लिए ट्रेन मिलती थी, अब वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। सीधा मुरादाबाद से बैठेंगे, सीधा मुंबई उतरेंगे। हम बहुत खुश हैं और ट्रेन ये चलेगी, गवर्नमेंट ने हमें ट्रेन दी है, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते थे ट्रेवल्स करके कार से, फिर वहाँ पे कुली करते थे, हमारा बहुत पैसा खर्चा बहुत बच रहा हमारा, इससे बहुत आराम मिलेगा हमें, इससे वक्त भी बच रहा हमारा इससे। इसी कड़ी में अमरोहा वासियों ने भी खुशी जताई है। यहां से मुंबई के लिए सिटी ट्रेन के लिए अमरोहा वासियों की लंबे अरसे से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। मांग पूरी होने पर रविवार को मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से चली ट्रेन सोमवार की शाम को जब अमरोहा पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ ट्रेन का स्वागत किया और ट्रेन ड्राइवर को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान लोगों ने ट्रेन के साथ जमकर सेल्फी भी ली। स्टेशन अधीक्षक सरदार सिंह ने बताया कि 18 कोच की इस ट्रेन में अनारक्षित स्लीपर व एसी कोच लगे होंगे। वर्षों से ट्रेन की मांग करने वाले सामाजिक संगठन जज्बा फाउंडेशन के अध्यक्ष इकबाल खान का कहना है कि इस ट्रेन के चलने से अमरोहा के लोगों को अत्यधिक सहूलियत होने वाली है। इसके साथ ही कारोबारियों को कारोबार के लिए आवागमन में सहूलियत से कारोबार में तरक्की भी निश्चित रूप से होने वाली है। पहले तो सभी लोगों को और ये जितना भी प्रयास करने वाले कर्मचारी हैं और हमारे ये एसोसिएशन वाले पदाधिकारी हैं, सबको शहरवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इनके और पब्लिक के डिमांड के अनुसार, इनके प्रयासों के अनुसार ये गाड़ी आपको मिली है और पहला दिन है आज। पहले दिन में ही हमारे गाड़ी का स्टोरी दिया गया है। ये हमारे और अमरोहा की जनता के लिए खुशी का विषय है। इससे फायदा बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि मुंबई रूट की कोई भी गाड़ी इस लाइन से जाने वाली नहीं थी। यहाँ तक कि मुरादाबाद से भी कोई गाड़ी अपनी इस लाइन से दिल्ली होकर कोई मुंबई आने वाली गाड़ी नहीं थी। इसलिए इस गाड़ी का इम्पोर्टेंस बहुत है। यहाँ की जनता को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने और जो अलग अलग हमारे यहाँ के सांसद थे, मुरादाबाद के, रामपुर के, अमरोहा के और जो अलग अलग जगह के सांसद थे, उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, जिसकी वजह से आज रेलवे ने हमें ये सौगात इस एरिया के लोगों को दी है, जिससे यहाँ के हजारों लोगों को फायदा होगा। गाजियाबाद को अक्सर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है और इसकी वायु गुणवत्ता कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। ये स्थिति शहरीकरण और औद्योगिकीकरण और यातायात की बढ़ती संख्या के कारण हुई है। जनपद का AQI 265 दर्ज किया गया है, जो कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों के दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग द्वारा इसको कम करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों में लगे जनरेटर को भी निगरानी में रखा गया है। मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी AQI की समस्या है और AQI के लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस EAQM द्वारा बनाई गई है, जिसका पालन अन्य विभाग तथा हमारे विभाग द्वारा करा जाता है और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जो हम लोग इस समय कर रहे हैं। हम सो के उठते हैं तो हमें खांसी की दिक्कतें हो रही है, मेरे परिवार में मेरे बच्चों को भी है, मेरी वाइफ को भी रात से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं सोच रहा हूँ वैसे ही मौसम का चेंजेस होगा। बट अब जब मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह सुबह तो मुझे लगा कि गाजियाबाद का IQ लेवल जो है बहुत ज़्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से अगर ये बढ़ता रहा तो इस तरीके से दमा सांस की प्रॉब्लम सभी को होगी। ऑफिस वर्क में भी दिक्कत है, आइज में भी जलन हो जाती है, तो इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। समाचारों में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।